हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी पुस्तक गणित का जादू से पाठ 6 मैं तेरा गुणनखंड गुणज तू मेरा। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि गुणनखंड क्या होता है। तो गुणनखंड वह होता है जब हमें कोई संख्या दी हुई होती है और वह संख्या जिस भी संख्या से विभाजित हो सकती है वो उसका गुणनखंड कहलाएगी। जैसे कि मान लीजिए आपको संख्या दी है 12 और आपको पता है कि 12 2, 3, 4 और 6 से भाग हो सकती है संख्या। तो इसका मतलब 2, 3, 4 और 6 12 संख्या के गुणनखंड हैं। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी संख्या हो, कोई भी, आप 2 कह सकते हो, 10 कह सकते हो, 20 कह सकते हो, तो कोई भी संख्या जो आपको दी हुई हो उस संख्या को हम जिस भी संख्या से भाग करते हैं वह संख्या उसकी गुणनखंड कहलाती है। अब आगे बोला है गुणज। तो गुणज क्या होता है? गुणज को यदि हम सामान्य भाषा में कहें तो किसी संख्या का पहाड़ा कह सकते हो आप उसे। जैसे कि 2 का पहाड़ा आप सबको आता है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और ऐसे ही आगे आगे आप करते जाओगे तो 22, 24, ये जो सारी संख्याएं हैं यह 2 के गुणज कहलाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी संख्या को 2 से गुणा करें और उसके बाद जो हमें संख्या मिलेगी वो 2 का गुणज होगी। अब मैं उदाहरण देती हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने 2 को 27 से गुना करा तो हमें संख्या मिलेगी 54। तो ये जो 54 संख्या है वो 2 का गुणज कहलाएगी। अब इसी तरह जैसे मान लीजिए आप 3 का पहाड़ा करते हैं तो जो भी 3 के पहाड़े में संख्याएं आएंगी वो 3 का गुणज होगी। तो ये हमने पढ़ लिया कि गुणनखंड होता क्या है और गुणज क्या होता है। तो अब हम अपना पाठ शुरू करते हैं। मैं तेरा गुणनखंड गुणज तू मेरा। चूहा और बिल्ली। भूखी बिल्ली कुंजन चूहे को पकड़ने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे देखो सबसे ऊपर ये बिल्ली बनी है और नीचे बीच में चूहा बना हुआ है। तो बिल्ली का नाम है कुंजन, नहीं, चूहे का नाम है कुंजन। तो यहाँ पे कहा है जो भूखी बिल्ली है वो कुंजन चूहे को पकड़ने की कोशिश कर रही है। कुंजन अभी 14 पर है। आप देख रहे हो यहाँ पे ये छोटे छोटे बॉक्स बने हैं, इन पर नंबर लिखे हुए हैं। तो जो 14 नंबर का जो खाना है या बॉक्स है उस पर अभी कुंजन चूहा है। बिल्ली और एक बार कुंजन अभी 14 पर है और एक बार में 2 खाने कूद सकता है। तो मतलब जब चूहा एक कूद लगाता है तो वो 2 खानों को एक बार में कूद लेता है। बिल्ली 3 पर है, वह एक बार में 3 खाने कूद सकती है। और बिल्ली देखो तीसरे नंबर के खाने पर है और जब वह एक कूद लगाती है तो वो 3 खानों को एक साथ कूद लेती है। अगर चूहा 28 पर पहुंच जाए तो वह बिल में छिप सकता है। अब देखो 28 नंबर कहाँ है? ये जो नीचे एक बिल के पास दिया है। तो कहा है अगर चूहा 28 नंबर खाने के पास पहुंच जाएगा तो वह बिल में छिप सकता है। पता लगाओ कि क्या चूहा बच पाएगा। अब आपको ये पता लगाना है कि यहाँ पर देखते हैं बिल्ली अपनी कूद से चूहे को पकड़ पाती है या नहीं, या फिर चूहा अपनी कूद से बचकर बिल में जा पाता है या फिर नहीं। तो सबसे पहले हमें क सवाल दिया है, वह खाने जिन पर चूहा कूदा। अब हमें बताना है कि किस किस खानों में चूहा कूदा होगा। तो हमें बताया है कि वह एक कूद में 2 खाने कूद सकता है।
तो सबसे पहले वो 14 खाने पर है। अब जब वो एक कूद लगाएगा तो वो 2 खानों को पार कर देगा, यानी कि जब उसने 14 से कूद लगाई तो 14 और 15 2 खाने उसने कर लिए एक कूद में, तो वह पहुंचेगा फिर 16 खाने पर। फिर इसी तरह 16 के बाद वो पहुंचेगा 18 पर, फिर 20 पर, फिर 22, फिर 24, फिर 26 और फिर आखिरी में 28 खाने पर वह पहुंच जाएगा। और ऐसे वह क्यों पहुंच रहा है? क्योंकि वो एक कूद में 2 खानों को पार करता है। अब है ख सवाल, वह खाने जिन पर बिल्ली कूदी। अब हमें देखो कहा है कि बिल्ली एक कूद में 3 खानों को कूद लेती है। जैसे देखो वो सबसे पहले एक उसने कूद मारी तो वो सीधा तीसरे खाने पर पहुंच गई। अब इसी तरह जब वो दूसरी कूद मारेगी तो वो कहां पर पहुंचेगी? 3 बॉक्स के बाद, यानी कि 3, 4, 5 को वो एक बार में कूद के वो सीधा पहुंच जाएगी 6ठे खाने पे, यानी कि 6 खाने पे। फिर उसके बाद वो पहुंचेगी 9 नंबर खाने पे, फिर 12 पे, फिर 15 पे और फिर 18 पे, फिर 21 पे, फिर 24 पे, फिर 27 पे। ठीक है, अगर 30 होता तो लास्ट में पहुंचती 30 पर 30 यहाँ पे हमें दिया नहीं है, तो आखिरी में वो पहुंचेगी 27 खाने पे। अब पूछा है वह खाने जिन पर बिल्ली और चूहा दोनों कूदे। तो हमने देखा कि चूहा किन किन पर कूदा था। वो थे 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 और 28। फिर हमने देखा कि बिल्ली किन किन खानों में कूदी थी। तो वो थे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 और 27। तो जब हमने दोनों के खाने मिलाए तो हमने देखा कि 18 नंबर खाने पर चूहा भी पहुंचा है और बिल्ली भी पहुंची है। क्या चूहा बच सकता है? तो हाँ, चूहा बच सकता है। क्यों बच सकता है? क्योंकि जब चूहा 18 खाने पर पहुंचेगा तो बिल्ली ऊपर होगी, क्योंकि वो एक साथ 18 खाने पे वो पहुंच तो रहे हैं दोनों, लेकिन दोनों अलग अलग समय पर पहुंच रहे हैं। अब देखो अभी बिल्ली 3 पर है, जब बिल्ली 1 छलांग मारेगी तो वो 6 पर पहुंचेगी। तब चूहा कहाँ पर होगा अपनी पहली छलांग पे? वो होगा 16 पर। फिर दूसरी छलांग पे अगर हम देखें तो बिल्ली पहुंचेगी 9 पर और चूहा पहुंचेगा 18 पर। उसके बाद बिल्ली पहुंचेगी 12 पर और चूहा पहुंच जाएगा 20 पर। तो हमने देखा जब तक बिल्ली 18 पर आती है चूहा नीचे पहुंच चुका होगा, तो इसलिए चूहा बच सकता है। अब कहा है कि पता करो अगर बिल्ली 5 से शुरू करके एक बार में 5 खाने कूदती है और चूहा 8 से शुरू करके एक बार में 4 खाने कूदता है, तो क्या चूहा बच पाएगा? तो अभी तो हमने कैसे पता करा था? जब बिल्ली 3 खानों में 1 छलांग लगाती थी और चूहा 2 खानों में 1 कूद लगाता था। लेकिन अब हमें कैसे पता करना है कि बिल्ली 5 से शुरू करके एक कूद में 5 खाने कूदती है और चूहा 8 से शुरू करके एक बार में 4 खाने कूदता है। तो इस पे हम देखते हैं कि यह बचता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बिल्ली किन किन खानों में कूदेगी। तो उसने 5 से शुरू करा है और 5 खाने वो एक कूद में कूदती है। तो उसके खाने हो गए 5, 10, 15, 20 और 25। अब हम देखेंगे कि चूहा किन किन खानों में कूदता है। तो उसका हमें 8 से शुरू करना है और एक कूद में वो 4 खाने कूदता है। तो 8, 12, 16, 20 और 24। अब हमने देखा कि दोनों ही
4 छलांग पर 20 खाने पर पहुंच रहे हैं। मतलब जब बिल्ली ने 4 छलांग लगाई तो वो भी 20 खाने पर पहुंची, और जब चूहे ने 4 छलांग लगाई तो वह भी 20 खाने पर पहुंच गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चूहा बिल्ली से नहीं बच पाएगा, तो इस बार वो पकड़ा गया। अब आगे है मोंटो का इंतजार। मोंटो बिल्ली किसी के लिए इंतजार कर रही है। क्या तुम्हें पता है कि वह किसके लिए इंतजार कर रही है? इसे मालूम करने के लिए एक तरीका है। अब देखो यहाँ पे पहले 1 से लेके 60 तक नंबर दिए हुए हैं। अब उसके बाद उन्होंने क्या कहा है? उसके बाद उन्होंने कुछ नंबरों के ऊपर हमारे अंग्रेजी शब्द के अक्षर लिखे हुए हैं। जैसे 4 के ऊपर लिखा है D, 8 के ऊपर लिखा है X, 12 के ऊपर लिखा है M, 17 के ऊपर लिखा है P। ऐसे ही और कुछ संख्याओं के ऊपर उन्होंने हमारे अंग्रेजी अक्षर लिखे हुए हैं। अब कहा है हर एक संख्या जो 2 से भाग हो सकती है उस पर लाल बिंदु से निशान लगाओ। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जितनी भी संख्याएं हैं उन संख्याओं में से जो संख्या 2 से भाग हो सकती है उस पर आप लाल बिंदु से निशान लगाएंगे। तो जो संख्या 2 से भाग हो सकती है वो संख्या कौन कौन सी है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। जो ये संख्याएं मैं बोल रही हूं इन पर आपको क्या करना है? लाल बिंदु से निशान लगाना है। तो 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 और 60। अब उसके बाद आपको कहा है उन संख्याओं पर जो कि 3 से भाग हो सकती है पीले बिंदु से निशान लगाओ। अब जैसे आपने 2 से भाग होने वाली संख्याएं देखी थी, अब आपको वो संख्याएं देखनी है जो 3 से भाग हो सकती है और उन संख्याओं पर पीले बिंदु से निशान लगाना है। तो 3 से जो संख्याएं भाग हो सकती हैं वो मैं आपको बता रही हूं और वहां पर आपको क्या करना है? पीले बिंदु से निशान लगाना है। तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57 और 60। अब उसके बाद कहा है कि 4 से भाग होने वाली संख्याओं पर नीले बिंदु से निशान लगाओ। तो 4 से भाग होने वाली संख्या मैं आपको बता रही हूं और आपको वहां पर नीले बिंदु से निशान लगाना है। तो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56 और 60। अब इस तरीके से हमने 2 से भाग होने वाली संख्याओं पर लाल बिंदु, 3 से भाग होने वाली संख्याओं पर पीले बिंदु और 4 से भाग होने वाली संख्याओं पर नीले बिंदु से निशान लगा लिए। अब इसके बाद हमें कहा है कि ऐसे कौन से खाने हैं जिन पर तीनों रंगों के बिंदु हैं। अब आपने जो बिंदु लगाए हैं आप देखोगे कि उनमें से कुछ संख्याएं ऐसी होंगी जिन पे कि लाल, पीला और नीले तीनों रंग के बिंदु होंगे। तो वो वाली संख्या आपको यहाँ पर लिखनी है। तो वो संख्या हमने देखी कौन कौन सी है? वो है 12, 24, 36, 48 और 60। अब कहा है कि इन खानों के ऊपर कौन से अक्षर हैं
अब ये जो हमने 3 बिंदु वाली संख्याएं जो लिखी हैं, उनके ऊपर अगर आप ध्यान से देखोगे कुछ अक्षर लिखे हैं, तो वो अक्षर आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो हमने देखा था कि सबसे पहले हमने कहा था कि 12 संख्या पर तीनों रंग के बिंदु हैं, तो उसके ऊपर हमने देखा अक्षर है M। फिर हमने कहा 24, तो 24 के ऊपर है O। फिर है 36, 36 के ऊपर अक्षर लिखा है U। फिर है 48, 48 के ऊपर अक्षर लिखा है S। फिर है 60 और 60 के ऊपर अक्षर लिखा हुआ है E। अब कहा है इन अक्षरों को क्रम से नीचे लिखो। अब क्या है, इन अक्षरों को अभी तो हमने बताया है, अब आपको यहाँ पर इस बॉक्स में उन अक्षरों को लिखना है। तो वो अक्षर है MOUSE। तो ये क्या बन गया, ये बना माउस। और माउस का मतलब क्या होता है, आप सभी को पता होगा, चूहा। तो इसका मतलब क्या हुआ, मोंटो का इंतजार। मोंटो बिल्ली किसका इंतजार कर रही है, चूहे का, माउस का। तो यहाँ पर ये वाला कार्य हमारा खत्म हुआ। अब आगे है कार्य म्याऊ खेल। अब देखो ये आपके लिए एक खेल है, जिसको कि आप खेल इसमें यहाँ पे करने के बाद आप इसे सीखोगे भी, और बाद में आप इसको अपने दोस्तों या भाई बहनों के साथ खेल भी सकते हो। तो इस खेल को खेलने के लिए सब लोग एक गोले में खड़े होते हैं। तो देखो यहाँ पे जिस तरीके से बच्चे गोले में खड़े हैं, इसी तरह जितने भी बच्चे हैं वो एक गोले में खड़े होंगे इसको खेलने के लिए। फिर एक खिलाड़ी बोलता है 1, अगला खिलाड़ी कहता है 2, और ऐसे ही खेल चलता रहता है। जिस खिलाड़ी को 3 या फिर 3 से भाग होने वाली संख्या बोलनी है, वह उस संख्या की जगह म्याऊ कहेगा। जो म्याऊ कहना भूल जाएगा वह खेल से बाहर हो जाएगा। आखिरी बचा खिलाड़ी जीत जाएगा। अब देखो जैसे कि इन्होंने कहा कि 3 या फिर 3 से भाग होने वाली संख्या, जैसे हमने कहा 3। अब मान लीजिए एक बच्चे ने बोला 1, दूसरे बच्चे ने बोला 2, अब तीसरा है 3। आपको पता है 3 3 से भाग हो जाएगा, तो उसको 3 नहीं बोलना, उसको बोलना है म्याऊ। फिर उसके बाद एक बच्चा बोलेगा 4, अगला बच्चा बोलेगा 5, फिर उसके बाद जो बच्चा है उसको 6 नहीं बोलना। क्यों? क्योंकि 6 3 से भाग हो जाता है, तो उसको 6 के बदले बोलना है म्याऊ। और इसी तरह ये गोले में खेल चलता रहेगा। लेकिन जो बच्चा म्याऊ बोलना भूल जाएगा, कब? जब वो संख्या आएगी जो कि 3 से भाग हो जाती है, तो वो खेल से बाहर हो जाएगा। अब इसी तरह खेल आगे चलता रहेगा ये। अब पूछा है तुमने कौन सी संख्याओं को म्याऊ से बदला। तो जो जो संख्या 3 से भाग हो सकती है उस संख्याओं को हम बदलेंगे। तो उसके लिए संख्या होगी 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। तो ये तो हमने एक उदाहरण के लिए कह दिया, बाकी जितना लंबा आप खेल रखोगे या खेलोगे जितनी देर तक, उतनी ही आगे तक ये संख्याएं चलती जाएंगी। अब कहा है हम इन संख्याओं को 3 के गुणज कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया ही था जब हमने ये पाठ शुरू करा था कि गुणज क्या होता है। तो गुणज को हम एक तरीके से पहाड़ा की तरह भी कह सकते हैं कि उस संख्या को, जैसे कि 3 है, 3 को किसी संख्या से गुणा करने पर हमें जो संख्या मिलेगी वो उसका गुणज कहलाएगा। जैसे कि 3 को 2 से गुणा करा, 3 दूनी 6, तो 6 क्या हो गया? 3 का गुणज। अब कहा है संख्या 3 को 4 से बदलकर इस खेल को खेलें। अब तुमने किन संख्याओं को म्याऊ से बदला? तो अब पहले हमने 3 के करा था, अब आपको क्या करना है? 4 से संख्या को बदल देना है। जैसे कि पहला बच्चा बोलेगा 1, दूसरा बच्चा बोलेगा 2, तीसरा बच्चा बोलेगा 3, और चौथा बच्चा जहां पे कि 4 आएगा वहां पे बोलेगा म्याऊ। तो इसका मतलब जो भी संख्या
4 से भाग हो सकती है, वहां पर बच्चे को बोलना है म्याऊ। अब कहा है कि आपने किन संख्याओं को म्याऊ से बदला, तो हमने 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 इन संख्याओं को म्याऊ से बदला। और अगर आप बहुत देर तक खेलते हो तो इससे आगे की संख्याएं भी हो सकती है, जैसे कि 40 के बाद हम कहें अगर 44, तो आपको पता है कि 44 4 से भाग हो जाएगा। तो इसी तरह जो भी संख्याएं 4 से भाग होंगी वो म्याऊ से बदल जाएंगी। अब कहा है यह संख्याएं 4 के गुणज है, क्योंकि 4 से किसी संख्या को गुणा करके हमें यह संख्या मिल रही थी, तो ये सारी संख्याएं 4 के गुणज हैं। अब कहा है 5 के कोई भी 10 गुणज लिखो, तो 5 के 10 गुणज हम लिख देंगे यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50। तो ये सारी संख्याएं 5 के गुणज हैं। क्यों है? अगर हमने 5 को 1 से गुना किया तो हमें मिली संख्या 5। तो मैंने बताया था आपको, किसी संख्या को जब हम किसी संख्या से गुना करके हमें मिलती है, वो संख्या उस पहली संख्या का गुणज होती है। अब आगे है पासे का खेल। 2 पासों को एक साथ फेंको, पासों के ऊपर कौन से अंक नजर आ रहे हैं। अब आपको क्या करना है, आप लोगों ने ये पासे तो देखे ही होंगे, साइड में देखो फोटो भी दिखा रखी है, तो आपको उसके साथ एक खेल खेलना है। आपको पासे फेंकने हैं, उसके बाद पासों के ऊपर कौन से अंक नजर आ रहे हैं, इन अंकों की 2 अंकों वाली एक संख्या बनाओ। अब आपको क्या करना है, जैसे देखो यहाँ पर दिया हुआ है, एक पासे में ऊपर 1 दिख रहा है और दूसरे में हमें दिख रहा है 4। तो इससे आप क्या संख्या बना सकते हो, इससे हम बना सकते हैं संख्या 14। ठीक है, क्योंकि अगर हम 1 और 4 जो 14 बनता है वो 1 और 4 से मिलकर बनता है ना। तो इसी तरीके से आपको कहा है कि इन अंकों की 2 अंकों वाली एक संख्या बनाओ। अगर यह संख्या गोले के बाजू में लिखी गई संख्या का गुणज है तो तुम उसे गोले में लिख सकते हो। अब क्या करना है, आप जो संख्या लिखोगे वो उसके साथ में, जैसे देखो यहाँ पे नीचे 4 गोले दिए हैं, एक है नीले रंग का गोला, एक है लाल, एक है काला और एक है बैंगनी। तो जैसे मान लीजिए आपने कोई 2 संख्या लेके आपने ये इसमें गोले में लिखी है, लेकिन जो आप गोले में वो संख्या लिखोगे जो कि 6 का गुणज होगी। तो अब कहा है अब तुम्हारे दोस्त की बारी है, जो 10 बार से ज्यादा संख्या लिखेगा वह जीत जाएगा। तो इसके लिए हम देखेंगे कि नीले वाले गोले में जाते हैं हम सबसे पहले। उससे पहले हम देखो यहाँ पे साइड में ही लिखा है, हम इसको पढ़ते हैं। ये लड़की कहती है मेरे पासों में 3 और 2 है, मतलब उसने 2 पासे फेंके और एक पासे में ऊपर जो है 3 थे और दूसरे पासे में 2 था। तो उसने कहा अगर मैं 3 और 2 से 23 बनाता हूं तो वह किसी भी संख्या का गुणज नहीं है, और इसलिए अब मैं 3 और 2 से 32 बनाऊंगा जो कि 4 का गुणज है और उसे लाल गोले में लिख दूंगा। तो इसी तरह आपको भी करना है, पासे फेंकने हैं, दोनों पासों में ऊपर की तरफ जो संख्या होगी उससे 2 अंकों वाली एक संख्या बनानी है। फिर अगर वह संख्या नीचे गोलों के नीचे चारों जो गोले हैं उनके पास जो संख्या लिखी है, अगर वह उनका गुणज है तो आप गोले में लिखेंगे, अगर गुणज नहीं है तो आप उसे गोले में नहीं लिखेंगे। तो जैसे सबसे पहले हम जाते हैं नीले वाले गोले में, तो इसमें हम लिखेंगे 6 के गुणज। तो इसको हम कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने पासे फेंके, एक पासे के ऊपर संख्या आई 1 और एक पासे के ऊपर आई 2,
तो ये हमने देखा कि इससे 1 और 2 से हम एक तो 12 संख्या बना सकते हैं, तो 12 हमारा 6 का गुणज होता है। दूसरा, हम 12 से बना सकते हैं 21, क्योंकि 2 और 1 से ही 21 बनता है, और 21 हमारा 7 का गुणज है। तो ऐसे ही आपको संख्याओं को लिखना है। तो सबसे पहले हम नीले वाले गोले में लिखते हैं 12, 24, 36 और 42। तो यह 6 के गुणज है। उसके बाद हम लिखेंगे काले वाले गोले में 5, जिसके पास में 5 संख्या है, उसमें लिखेंगे 15, 25, 35, 45। अब हम जाते हैं लाल गोले पे। तो लाल गोले में हम लिखेंगे 4 के गुणज, जैसे कि 12, 16, 24 और 32। अब हम जाते हैं 7 जो संख्या है उसके गोले पे, जो कि बैंगनी कलर का है। उसमें हम 7 के गुणज लिखेंगे 14, 21, 35 और 42। तो आप ये समझ गए होंगे कि हमें क्या करना है। सबसे पहले आपको इसके लिए 2 पासे फेंकने हैं। दोनों पासों के ऊपर जो संख्या आएगी, मान लीजिए एक पासे में आया हमारा 2 और एक पासे में आया 4। तो हमने कहा कि इससे हमने 2 अंकों वाली संख्या बनानी है। तो 2 और 4 से हम एक तो 24 बना सकते हैं और एक 42 बना सकते हैं। अब 24 जो है वो 4 का गुणज होगा और 42 वो 7 का गुणज होगा। तो इस तरीके से आपको ये कार्य करना है। अब है साझा गुणज। कोई एक संख्या सोचो, अगर वह 3 का गुणज है तो उसे लाल गोले में लिखो। अगर वह 5 का गुणज है तो उसे नीले गोले में लिखो। अब आपको क्या करना है, कोई भी संख्या सोचनी है और अगर वह 3 का गुणज है तो उसे आप लाल वाले गोले में लिखोगे, और 5 का गुणज है तो उसे आप 5 वाले गोले में लिखोगे। अब कहा है कुछ संख्याएं 3 और 5 दोनों के गुणज हैं। तो इससे पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर संख्याएं लिख देते हैं। तो जैसे कि हमें पता ही है गुणज हमने कहा था कि पहाड़े की तरह ही होता है। तो लाल गोले में हम क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा लिख देंगे। तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30। अब नीले वाले गोले में हम 5 का पहाड़ा लिख देंगे। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50। अब कहा है कुछ संख्याएं 3 और 5 दोनों के गुणज है। अब आपने देखा है कि 15, 30 और 45। 45 मतलब अगर हम 3 के उसमें देखो 45 जो है, अगर आप 3 को 15 से गुना करोगे तो 45 आएगा। तो इसका मतलब 45 3 में भी आ सकता है। हमने ये आगे नहीं लिखा, सिर्फ 30 तक ही लिखा है। अगर आगे आप संख्या लिखोगे तो ये यहाँ पर 45 भी हो जाएगा। तो हमने देखा कि 3 संख्याएं 15, 30 और 45 जो है वो इन दोनों के गुणज है। 3 और 5 दोनों के गुणज है, इसलिए हम इन्हें 3 और 5 दोनों के साझा गुणज कह सकते हैं। इसका मतलब कोई भी एक संख्या अगर 2 संख्याओं के गुणज होते हैं तो वह साझा गुणज होते हैं। अब इसमें यहाँ पे बच्चा पूछता है मैं 15 को कहाँ लिखूं, वह 3 और 5 दोनों का गुणज है। तो सोचो अगर तुम 3 और 5 के साझा गुणज बैंगनी हिस्से में लिखते हो तो क्या वह लाल और नीले दोनों गोले में भी हैं? तो अभी हमने देखो कैसे लिखा था, इस तरीके से लिखा था। जो 15, 30 और 45 है, आपको इस तरीके से लिखना है कि वो बैंगनी हिस्से में आए। और आप देख रहे हो जो बैंगनी हिस्सा है वो नीले गोले का भी हिस्सा है और लाल गोले का भी हिस्सा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह
अगर आप 3 और 5 के साझा गुणज बैंगनी हिस्से में लिखते हो, यानी कि 15, 30 और 45 को हम बैंगनी हिस्से में लिखेंगे तो वह लाल और नीले दोनों गोले में भी होंगे। अब पूछा है इन साझा गुणज में से सबसे छोटा कौन सा है। तो हमने देखा था कि साझा गुणज 3 है, 15, 30 और 45, और इनमें सबसे छोटा कौन सा है? 15। अब कहा है खेल को 2 और 7 संख्याओं के साथ दोहराओ। तो अब आपको क्या करना है? फिर से आपको 2 गोले बनाने हैं और एक तरफ आप 2 के गुणज लिखेंगे और दूसरे गोले में 7 के गुणज लिखेंगे, और जो संख्या आपको लग रहा है कि दोनों में आ रही है उन संख्याओं को आप बीच के हिस्से में लिखेंगे। जैसे कि हमने पहले लिखा 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, अब हम यहाँ पे 7 में लिखेंगे 7, उसके बाद आ रहा है 14। तो हमने देखा कि 2 के गुणज में भी 14 है और 7 के गुणज में भी 14 है। तो हम क्या करेंगे? 14 को बैंगनी हिस्से में लिख देंगे। अब आगे हम करते हैं, फिर 14 के बाद 2 के गुणज लिखेंगे 16, 18, 20, 22। अब 7 के गुणज लिखेंगे 21 और 2 के गुणज में हम 22 के बाद लिखेंगे 24, 26 तक लिखने के बाद हम रुक जाएंगे, फिर हम 7 के गुणज लिखेंगे 21 और उसके बाद आ रहा है 28। अब हमने देखा कि 2 के गुणज में भी 28 है और 7 के गुणज में भी 28 है, तो हम 28 को कहाँ लिख देंगे? बैंगनी हिस्से में। अब इसी तरीके से आपको ये पूरा करना है। तो जब हमने ये पूरा करा तो हमने देखा कि बैंगनी हिस्से में 14, 28, 42, 56 और 70 ये 5 संख्याएं आ रही हैं। तो 14, 28, 42, 56 और 70 क्या हुए? 2 और 7 के साझा गुणज हो गए। अब है आगे, खेल को 4, 6 और 5 के गुणज को गोले में रखकर फिर से खेलें। अब आपको क्या करना है? पहले आपको 2 गोले दिए थे, अब आपको 3 गोले दे दिए हैं, जिसमें कि लाल गोले में आपको 4 के गुणज लिखने हैं, नीले गोले में 5 के गुणज और पीले गोले में 6 के गुणज लिखने हैं। तो सबसे पहले हम 4 के गुणज लिख देते हैं। तो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 और 40। अब आप क्या करेंगे? फिर 5 के गुणज लिखेंगे। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50। अब उसके बाद हम 6 के गुणज लिखेंगे। तो 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 और 60। अब आपको देखना है कि इसमें साझा गुणज कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपको पूछा है 5 और 6 के कौन से साझा गुणज तुमने हरे भाग में लिखे हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि 30 और 90, क्योंकि अगर आप देखो कि 30 को अगर आप 5 जो है 30 संख्या 5 से भी भाग हो जाएगी और 6 से भी भाग हो जाएगी। तो इसका मतलब 30 6 का भी गुणज हुआ और 5 का भी गुणज हुआ। अब इसी तरह जो 90 है वह संख्या भी ऐसी है, वो 6 से भी भाग हो जाएगी और 5 से भी भाग हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 90 भी 6 और 5 दोनों का गुणज है। अब है अगला सवाल कि नारंगी 4 और 6 के कौन से साझा गुणज तुमने नारंगी भाग में लिखे हैं। तो जब हमने 4 और 6 में देखा तो वहां पे 12, 24, 36 और 48 दोनों के साझा गुणज थे, जो कि हमने नारंगी भाग में लिखे हैं।
फिर है कौन से रंग वाले भाग में तुमने 4, 6 और 5 के साझा गुणज लिखे हैं। तो हमने देखा कि तीनों ही गोलों का जो है स्लेटी रंग का, यानी कि ग्रे कलर कह सकते हो, या स्लेटी रंग का जो बीच में एक हिस्सा दिया हुआ है, वहां पे हम तीनों के साझा गुणज लिख सकते हैं। अब बोला है 4, 6 और 5 का सबसे छोटा साझा गुणज कौन सा है। तो सबसे छोटा साझा गुणज होगा 60। अब आप अगर देखोगे तो 60 जो है 60 को अगर आप 4 से करोगे तो भाग हो जाएगा, 60 5 से भी भाग हो जाएगा और 6 से भी भाग हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह 4, 5, 6 तीनों का ही सबसे छोटा गुणज है। अब है पहेली। इमली के बीज। सुनीता ने कुछ इमली के बीज लिए। उसने उनसे 5-5 के समूह बनाए तो पाया कि एक बीज बच गया है। उसने 6-6 के समूह और 4-4 के समूह बनाए की कोशिश की। हर बार एक बीज बच गया। सुनीता के पास कम से कम कितने बीज हैं? तो अभी हमने पढ़ा था कि अभी हमने देखो यहाँ पे उसने क्या करा है, 4, 5 और 6 इन तीनों ही संख्याओं के वो समूह बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तीनों बार ही क्या हो रहा था, एक एक बीज उसके पास उसके पास बच जाता था। तो इसके लिए हमने अभी पिछले सवाल में पढ़ा था कि 4, 5 और 6 का सबसे छोटा जो गुणज है वो 60 होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि उसके पास कम से कम 60 बीज होंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि जब वो समूह बनाती थी तो एक बीज बच भी जाता था। तो 60 + 1 यानी कि उसके पास कम से कम 61 बीज हैं। अब आगे है कुछ और इमली के बीज, जो कि हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप जो हमने अभी पढ़ा है उसको दोहराए और अच्छे से समझे। तो आगे शुरू करेंगे हम कुछ और इमली के बीज से। तो बच्चों, अब हम अपना पाठ आगे पढ़ना शुरू करते हैं। कौन सा पाठ? मैं तेरा गुणनफल, गुणज तू मेरा। और मैंने आपको बताया ही था कि गुणनफल गुणज क्या होता है। और पिछली कक्षा में हमने 4, 5, 6 इन सब के गुणज भी जाने थे, और किस तरीके से हमने पासों का खेल सीखा था, और साझा गुणज क्या होता है जब दो संख्याओं के गुणज में एक संख्या आती है, वो हमारा साझा गुणज कहलाता है। तो अब हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। हमने इससे पिछली कक्षा में इमली के बीज के बारे में भी पढ़ा था कि किस तरीके से उसने इमली के बीज का वो समूह बनाया था सुनीता ने। अब उन्हीं इमली के बीज के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। कुछ और इमली के बीज। अम्मिनी इमली के 12 बीजों को अलग अलग तरह की आयतों में लगा रही है। अब अम्मिनी जो है उसके पास 12 इमली के बीज हैं, जिनको वो अलग अलग तरह की आयतों में लगा रही है। 12 इमली के बीजों का उपयोग करके इस तरह की और आयतों को बनाने की कोशिश करो। तुम अलग अलग तरह की कितनी आयतें बना सकते हो। अब आपको क्या करना है कि 12 इमली के बीज लेने हैं और उससे आपको आयत बनानी है। और आप कितनी तरह की आयत बना सकते हो वो आपको यहाँ पे
लिखना है या फिर आप उसको कॉपी में बना के देख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपके पास 12 इमली के बीज हैं, तो सबसे पहले तो हम उससे आप उसको अगर चौड़ाई में 12 बीज को एक ही लाइन में रख दोगे तो एक तरीके की आयत तो ये बन जाएगी आपकी। दूसरे तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप 12 इमली के बीच से 2 आयत बना सकते हो। कैसे? एक लाइन में 6 रखकर और दूसरी लाइन में 6 बीज रखकर, तो हम इस तरीके से 2 आयत बना सकते हैं। तीसरा तरीका ये है कि हम 12 इमली के बीच से 3 आयत बना सकते हैं। एक एक लाइन में यानी कि 3 लाइनों में हम 4-4 बीज रख कर। तो ये है 12 इमली के बीच से हमने अलग अलग तरीके से कैसे आयत बनाई। अब कहा है अगर तुम्हारे पास 15 इमली के बीज हो तो तुम कितनी आयतें बना सकते हो। तो 15 इमली के बीज के साथ भी हम पहले तो एक आयत भी बना सकते हैं अगर हम एक ही लाइन में 15 इमली के बीज रख दें। फिर दूसरा, हम 3 लाइनों में यानी कि 3 अलग अलग लाइनों में हर एक लाइन में 5 इमली के बीज रखकर देखें तो हमारी 3 आयतें बन जाएंगी। तो और बाकी आप भी इस तरीके से 15 उसमें देख सकते हो कि आप कितनी आयतें बना सकते हो। अब आगे है ग्रिड को रंगना। इधर दिए गए ग्रिड में 20 खानों की आयत बनाई गई है। अब देखो एक ये ग्रिड है, इसके अंदर 20 खानों की एक आयत पहले से ही आपको बना के दी हुई है। देखो ये एक आयत बनी है जो कि स्लेटी रंग की है। इसके अंदर आप अगर खाने गिनोगे तो ये 20 खाने हैं, तो वही आपको बताया हुआ है। अब कहा है कि इस आयत की चौड़ाई 2 खानों के बराबर है। तो ऊपर आप देख रहे हो जो लाइन चौड़ाई में जा रही है उसमें 2 खाने बने हैं, तो इसका मतलब हो गया कि इसकी चौड़ाई 2 खानों के बराबर है। अब आपको पूछा है इसकी लंबाई कितनी है, तो आपको लंबाई में जितने खाने आ रहे हैं आप उनको गिनोगे। तो जितने लंबाई में खाने होंगे वो इस आयत की लंबाई होगी। तो जब हमने गिना इसमें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हमने देखा कि लंबाई में यहाँ पर 10 खाने आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी लंबाई 10 खानों के बराबर है। अब आपको कहा है कि 20 खानों से अलग तरह से बनी एक आयत को रंगो। अब देखो यहाँ पे तो इस तरह की आयत बनी है। अब आपको एक दूसरे तरीके की आयत बनानी है जिसमें कि 20 खाने होने चाहिए कुल। तो आप यहाँ पे 20 खानों की आयत बनाएंगे। अब कहा है कि तुमने जो आयत रंगी उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है। तो यहाँ पर हम देखो अब 20 खानों की जो आयत है वो किसी भी तरीके की बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखा था हमने, इन्होंने 2 लाइनों में 10-10 खानों की आयत बना रखी थी। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें 20 खाने की एक आयत चाहिए, तो हम एक पूरी लाइन की जिसमें कि एक खाना हो और एक के नीचे एक 20 खाने होंगे, हम एक ऐसी आयत बनाएंगे। अब हमने देखा कि उस आयत की चौड़ाई की लाइन में सिर्फ एक खाना आ रहा है, तो इसका मतलब उसकी चौड़ाई हुई एक खाने के बराबर। और लंबाई में हमने 20 खाने लिए हैं, तो इसका मतलब उसकी लंबाई है 20 खानों के बराबर। अब आगे कहा है तुम 20 खानों की आयत को कितने तरीकों से रंग सकते हो, उन सबको ग्रिड में रंगो और रंगे हुए हर आयत की लंबाई और चौड़ाई को लिखो। अब इसी तरीके से आपको भी और अलग अलग तरीके की आयत बनानी है, लेकिन उन आयत में सिर्फ 20 खाने ही उपयोग में आने चाहिए। उसके बाद चौड़ाई में जितने खाने को आपने इस्तेमाल किया है वो खाने होंगे उस आयत की चौड़ाई, और लंबाई में जितने खाने आपने उपयोग किए हैं वो उस आयत की होगी लंबाई। तो अब ये कार्य आपको करना है, आपने 20 खानों की अलग अलग तरीके की और भी आयतें बनानी है।
अब है यहाँ पर अगला हमारा विषय चूड़ियां। एक सलाख पर 18 चूड़ियां है। मीना उन्हें समूह में रखने की कोशिश कर रही है। वह उन्हें 2, 3, 6, 9 और 18 के समूह में रख सकती है, किसी भी चूड़ी को छोड़े बिना। अब देखो, अगर 18 चूड़ियों को वो 2 के समूह में रखती है तो आप देखोगे कि 2-2 के समूह में 9 समूह बन जाएंगे। तो इसका मतलब एक भी चूड़ी नहीं छूट रही है। तो यहाँ पे वही कहा है कि जो 18 चूड़ियां हैं उन्हें वह 2 के समूह में भी बना सकती है, 3 के, 6, 9 और 18 के समूह में रख सकती है। और यदि वो इन समूह में रखती है तो एक भी चूड़ी नहीं छूटेगी। अब कहा है अगर वह एक चूड़ी का समूह बनाती है तो उसके पास कुल कितने समूह होंगे? तो अगर उसके पास कुल 18 चूड़ियां हैं और एक समूह में वह एक चूड़ी रखती है तो उसके पास कुल 18 समूह होंगे। अब अलग अलग चूड़ियों की संख्या के लिए तालिका को पूरा करो। हर एक संख्या के लिए देखो कि कौन कौन से अलग अलग समूह बनाए जा सकते हैं। तो समूह बनाने का मतलब ये है कि जितनी भी संख्या आपके पास हो, आपको उसे इस तरीके से बांटना है कि लास्ट में एक भी चूड़ी ना छूटे। अब मान लीजिए अगर मैं आपको कहूँ कि 12 चूड़ियों को आप 5 के समूह में बांटिए, तो आप देखोगे कि पहले हमने 5 चूड़ियों का एक समूह बनाया, फिर दूसरा 5 चूड़ियों का एक और समूह बनाया, तो हमारी 10 चूड़ियां हो गई 2 समूह में। अब हमें अगर तीसरा समूह बनाना है तो हमें 5 चूड़ियां और चाहिए होंगी, लेकिन 12 में से तो सिर्फ 2 बची। तो यही आपको ध्यान रखना है कि जब आप समूह बनाएंगे तो सभी समूह में बराबर बराबर चूड़ियां होनी चाहिए और आखिरी में कोई भी 1 या 2 कितनी भी चूड़ियां नहीं बचनी चाहिए, सब पूरे समूह में बट जानी चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो एक कॉलम में आपको चूड़ियों की संख्या दी है और दूसरे में अलग अलग समूह जो हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले दी है 18 चूड़ियों की संख्या, तो उसके लिए हम जो है 1, 2, 3, 6, 9 और 18 का समूह बना सकते हैं। फिर है 24 चूड़ियां, तो उसके लिए हम 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24 इन समूह में बना सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इसका मतलब ये भी है कि आप सिर्फ उस ही समूह में बना सकते हो जिस संख्या से ये चूड़ियों की जो हमें संख्या दी हुई है वो भाग हो जाए। जैसे कि अभी हमें 24 चूड़ियों की संख्या दी है, तो अगर आप देखोगे तो 24 1 से भी भाग हो जाता है, 2 से भी भाग हो जाता है, 3 से भी भाग हो जाता है, 4 से भी भाग हो जाता है, 6, 8, 12 और 24 और इन सब से भी भाग हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जिस समूह में बांट रहे हो तो वो समूह वाली जो संख्या है वो उससे आप भाग कर सकते हो या फिर नहीं। अब कहा है कि 5 चूड़ियों की संख्या, तो उसको हम 1 और 5 के समूह में बांट सकते हैं। फिर है 9, उसके लिए 1, 3 और 9 का समूह। फिर है 7 चूड़ियों की संख्या, तो उसको हम 1 और 7 के समूह में बांट सकते हैं। फिर 2, तो उसको हम 1 और 2 के समूह में बांट सकते हैं। फिर 10 चूड़ियों की संख्या है, तो उसको 1, 2, 5 और 10 के समूह में बांट सकते हैं। फिर 1 संख्या है तो उसको हम सिर्फ एक के ही समूह में बांटेंगे। फिर है 20 संख्या, तो 1, 2, 4, 5, 10 और 20 इस समूह में हम इन्हें बांट सकते हैं। फिर है 13, तो 13 को हम 1 और 13 के समूह में बांट सकते हैं। फिर है 21, तो 21 को हम 1, 3, 7 और 21 के समूह में बांट सकते हैं।
तो आपको बस क्या ध्यान रखना है कि जितनी आपकी कुल संख्या है वो जिस जिस संख्या से भाग हो सकती है हम उस संख्या के समूह में उसे बांट सकते हैं। अब आगे है चार्ट को भरो। इधर दिए गए गुणा के चार्ट को भरो। अब देखो जब आप ये गुणा के चार्ट को भरोगे तो यहाँ पे देखो 1 से लेके 12 तक की संख्या आपको दी है, तो आपके लिए यहाँ पे 1 से लेके 12 तक पहाड़े हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि ऊपर की संख्याओं को सबसे पहले आप लेंगे। तो हम अगर लेते हैं सबसे पहले 1, तो 1 को आपको गुना करना है किससे, जो आपको लंबाई में संख्याएं दी हैं उनसे। तो 1 को गुना करा जो लंबाई में पहला 1 दिया है उससे, तो 1 गुना 1 1। फिर हम 1 को किससे गुना करेंगे, जो लंबाई में हमें 2 दिया है, तो 1 गुना 2 हुआ 2। फिर 1 गुना 3 3, 1 गुना 4 4, 1 गुना 5 5। इसी तरीके से जब आप देखोगे तो ये सारा जब हम आखिरी में 1 गुना 12 करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा। फिर हम ऊपर वाली संख्याओं में से हम लेंगे दूसरी संख्या को यानी कि 2 को। अब जब हम 2 को गुना करेंगे हमारे जो बाएं तरफ की लाइन में जो संख्याएं दी है उनसे, तो 2 गुना 1 2, 2 गुना 2 4, 2 गुना 3 6, 2 गुना 4 8, 2 गुना 5 10, 2 गुना 6 12, 2 गुना 7 14, 2 गुना 8 16, 2 गुना 9 18, 2 गुना 10 20, 2 गुना 11 22 और 2 गुना 12 24। तो इसी तरीके से आपको ये सारी संख्याओं का चार्ट पूरा करना है। ठीक है, तो इसी तरह जिस तरीके से हमने 1 और 2 का करा, फिर आप 3 का करोगे, 3 गुना 1 3 गुना 2 3 गुना 3, फिर 4 5 6 7, ये सारा आपको करना है। अब आगे कहा है कि चार्ट में हरे खानों को देखो, ये दिखाते हैं कि अलग अलग संख्याओं को गुणा करने पर हमें 12 मिल सकता है। अब देखो यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6, हमें 6 हरे खाने दिए हुए हैं और इन सब में 12 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि हमें अलग अलग संख्याओं को गुणा करने पर 12 मिलता है। जैसे कि हमने देखा जब हमने 1 को 12 से गुना किया तो हमें 12 मिला। फिर जब हमने 2 को 6 से गुना किया तो हमें 12 मिला। फिर जब हमने 3 को 4 से गुना किया तो हमें 12 मिला। फिर जब हमने 4 को 3 से गुना किया तो 12 मिला। फिर जब हमने 6 को 2 से गुना किया तो हमें 12 मिला। और फिर आखिरी में जब हमने 12 को 1 से गुना किया तो भी हमें 12 मिला है। अब कहा है कि 12 बराबर में 4 गुना 3, इसलिए 12 संख्या 4 और 3 दोनों का गुणज है। तो क्या कहा है इन्होंने कि जब हमने 4 को 3 से गुना किया तो हमें संख्या 12 मिली है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो 12 संख्या है वो 4 और 3 दोनों का गुणज है। अब इसी तरह 12 संख्या 6 और 2 तथा संख्या 12 और 1 का भी गुणज है। तो गुणज मैंने आपको बताया ही था, जब हम किसी संख्या को किसी दूसरी संख्या को से गुना करने पर जब हमें एक और संख्या मिलती है तो वो हमारी पहली संख्या का गुणज होती है या फिर उन दोनों संख्याओं का गुणज होती है, जैसे कि यहाँ पे भी कहा है। अब इसलिए हम कह सकते हैं कि 1 2 3 4 6 12 संख्या 12 के गुणनखंड है। और गुणनखंड हमने पढ़ा था कि किसी एक संख्या जो कि जिस भी संख्या से भाग हो सकती है, तो जिस संख्या से वो भाग हो रही है वो भाग होने वाली संख्या उस जिसको हम भाग कर रहे हैं उस संख्या की क्या है, गुणनखंड है। जैसे कि
12 जो संख्या है वो 1 से भी भाग हो सकती है, 2 से, 3, 4, 6, 12 इन सब से वो भाग हो सकती है। तो इसका मतलब ये सारी संख्या 12 के गुणनखंड हैं। अब कहा है कि 10 के गुणनखंड कौन से हैं, तो हम देखेंगे कि 10, 1 और 10, क्योंकि जब हम 1 और 10 को गुना करते हैं तो हमें संख्या मिलती है 10। तो इसका मतलब 1 और 10 दोनों 10 के गुणनखंड 1 और 10 जो है 10 के गुणनखंड हो गए। दूसरा 2 और 5, जब हम 2 को 5 से गुना करते हैं या फिर 5 को 2 से गुना करते हैं तो हमें संख्या मिलती है 10। तो इसका मतलब हुआ 1, 2, 5 और 10 जो है संख्या 10 के गुणनखंड है। अब कहा है क्या तुम इसे इस चार्ट से कर सकते हो, तो हाँ हम इसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो हमें हरे बॉक्स में ये 12 दिया है, इस तरीके से आप क्या करोगे, जहां पर 10 आ रहा होगा यानी कि 2 गुना 5 आप यहाँ पे लिख दोगे 10, फिर 5 गुना 2 यहाँ पे भी आप लिख दोगे 10। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि यह संख्या 10 के हमारे गुणनखंड है। और हम एक और कर सकते हैं, 10 गुना 1 भी लिखेंगे हम यहाँ पर। अब है 36 के गुणनखंड कौन से होंगे, तो 36 के गुणनखंड कौन से होंगे, जो संख्या जिस संख्या से 36 संख्या जो है हमारी भाग हो सकती है वो 36 के गुणनखंड होंगे। जैसे कि अगर हम देखें कि 36 जो है, हम 1 को अगर 36 से गुना करें 1 और 36 तो ये उसका गुणनखंड हो गया। फिर 2 गुना 18 36 होता है, तो इसका मतलब 2 और 18 भी इसके गुणनखंड हो गए। 12 और 3 को अगर आप गुना करो तो भी हमें 36 संख्या मिलती है, तो 12 और 3 भी इसके गुणनखंड है। और 9 गुना 4 भी हमारा 36 होता है, तो 9 और 4 भी 36 के गुणनखंड है। और इसी तरह 6 गुना 6 भी 36 होता है। तो इसका मतलब हो गया कि 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और 36 ये सारी संख्याएं 36 के गुणनखंड हैं। इस गुणा के चार्ट से 36 के सभी गुणनखंड ढूंढो। तो अभी मैंने आपको बताया है कि 36 के गुणनखंड कौन कौन से हैं। तो 36 के गुणनखंड है 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और 36। तो इन सबको आप यहाँ पे लिख दोगे। तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले हम करेंगे, आप देखोगे कि 6 को 6 से गुना किया तो हो गया 36 जहाँ पे आएगा। दूसरा होगा 9 गुना 4 और होगा 12 गुना 3, फिर 2 गुना 18, फिर है 1 गुना 36। अब 36 तो संख्या यहाँ पे दी नहीं हुई है तो आप इसको नहीं करोगे, बाकी आप करके यहाँ पे इसमें ढूंढ लोगे 36 के गुणनखंड। अब कहा है कि ऐसी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसके गुणनखंड तुम इस चार्ट से मालूम कर सकते हो। तो आप देखोगे कि इस चार्ट में लंबाई और चौड़ाई दोनों में ही सबसे बड़ी संख्या है 12, और जब हम 12 को 12 से गुना करेंगे तो हमें संख्या मिलेगी 144। तो इसका मतलब हुआ कि जो वो सबसे बड़ी संख्या है वो है 144। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर हुई, हमें पूछा है ऐसी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो वो सबसे बड़ी संख्या 144 है जिसके गुणनखंड हम इस चार्ट से मालूम कर सकते हैं। अब पूछा है उससे बड़ी संख्याओं के लिए तुम क्या कर सकते हो। जैसे कि अभी तक तो हमने देखा कि सबसे बड़ी संख्या 144 थी, इसके लिए हम इस चार्ट का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इसके आगे तो चार्ट में हमें कुछ दिया नहीं है। तो पूछा है कि अगर 144 से बड़ी कोई संख्या है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हमें उसके लिए क्या करना होगा,
हमें उससे बड़ी संख्याओं के लिए सबसे पहले हम अपने गुणा के चार्ट को बढ़ा देंगे, यानी कि हम जो ऊपर पंक्तियां है चौड़ाई में जो हमें लाइन दी हुई है उसमें भी हम अपनी संख्याओं को बढ़ा देंगे, और जो हमें लंबाई में जो लाइन दिए कॉलम दिए हैं उसमें भी हम अपनी संख्याओं को बढ़ा देंगे। और इस तरह जब हम बढ़ा देंगे, जैसे कि अभी हमने 12 तक है तो 12 से आगे हम क्या कर सकते हैं, 20 तक कर सकते हैं या फिर 30 तक हम इस चार्ट को कर सकते हैं, और फिर उस चार्ट को हम पूरा करेंगे जिससे कि हम 144 से बड़ी संख्या के लिए इसमें हम फिर काम कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि हमें 180 का गुणनखंड निकालना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले हम उसको छोटी संख्या में बदलते हैं। तो 180 को अगर हम देखें तो 2 गुना 90 करें तो हमें 180 मिलता है। अब हम क्या करेंगे, हमने 180 को तो छोटा कर दिया, 2 गुना 90 यानी कि हमने 180 का गुणनखंड निकाल दिया। अब हम 90 को छोटा करेंगे तो 90 का गुणनखंड हमारा क्या होगा, 2 गुना 45। फिर हम 45 का गुणनखंड करेंगे तो 3 गुना 15। फिर हम 15 का गुणनखंड करेंगे तो 3 गुना 15। तो इस तरीके से जब हमने देखा तो 180 के जो गुणनखंड हैं वो होंगे 1, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15, 20, 30, 36, 45, 60 और 180। तो हमको क्या करना है, हम चार्ट को बढ़ा सकते हैं और दूसरा हम संख्या को छोटा करके उसका गुणनखंड निकाल सकते हैं। अब आगे है साझा गुणनखंड। 25 के गुणनखंड को लाल गोले में और 35 के गुणनखंड को नीले गोले में लिखो। अब अभी ऊपर हमने साझा गुणनखंड के बारे में पढ़ा ही था। कोई एक गुणज जो कि 2 संख्याओं में आ रहा हो वो होता है साझा हमारा गुणज। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, वो तो नहीं, वो हमने गुणज के बारे में पढ़ा था पहले, साझा गुणज जो कि पहाड़े की तरह होता है। और जब हम देखते हैं कि कोई एक गुणज जो कि 2 संख्याओं में आ रहा है तो होता है साझा गुणज। अब हम पढ़ेंगे साझा गुणनखंड। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको लाल गोले में लिखने हैं 25 के लिखेंगे या 25 के गुणनखंड लिखेंगे, और नीले गोले में आप 35 के गुणनखंड लिखेंगे। गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि जिस संख्या से भाग होता है। तो हमें पता है कि 25 जो है 5 से भाग होता है हमारा, तो वो आप लिखोगे 5, और हमारी 35 जो संख्या है वो भी आपको पता है कि 5 से और 7 से भाग होता है। तो हमने देखा कि 5 संख्या ऐसी है जो कि दोनों से ही भाग होती है, यानी कि 5 से आप 35 को भी भाग कर सकते हो और 25 को भी भाग कर सकते हो। तो इसका मतलब हमारा पहला साझा गुणनखंड हो गया 5। दूसरा हमारा होगा 1 से भी 1 सभी का आपको पता है कि गुणज सबका होता है, सभी संख्याओं का गुणज 1 होता है और सभी संख्याओं का गुणनखंड भी 1 होता है। तो इसलिए 1 और 5 25 और 35 का गुणनखंड है, और इन दोनों को हम बैंगनी हिस्से में लिखेंगे। अब कहा है, अब तुम 40 के गुणनखंड को लाल गोले में और 60 के गुणनखंड को नीले गोले में लिखो। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है कि 40 हमारा कौन कौन सी संख्याओं से भाग होता है। तो हमें पता है कि 40 हमारा 1, 2, 4, 5, 8, 10 और 20 इन सारी संख्याओं से भाग होता है। अब हमें देखना है कि 60 हमारा कौन कौन सी संख्याओं से भाग होता है। तो 60 हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 और 60 इन संख्याओं से भाग होता है। अब हमने जब इन दोनों के गुणनखंड में देखा तो 1, 2, 4,
5, 10 और 20 ये संख्याएं जो थी दोनों के गुणनखंड में एक जैसी हैं। तो इसका मतलब ये संख्याएं हमारी साझा गुणनखंड हैं और इन संख्याओं को हम बैंगनी हिस्से में लिखेंगे। अब हमारा अगला कार्य है गुणनखंड पेड़। गुणनखंड के पेड़ को देखें। अब क्या तुम इस तरह का एक और पेड़ बना सकते हो? तो हमें सबसे पहले इस गुणनखंड के पेड़ को समझना है। हमने देखा कि इसमें ये 1, 2, 3, 4, 5 हमें गोले बना के दे रखे हैं और सबसे पहले के जो ऊपर के 2 गोले हैं उन पे लिखी है संख्या 3। दोनों में आप देख रहे हो 3 3 लिखा है। तो जब हमने 3 को 3 से गुना किया तो 3 3 9। उसके बाद क्या करा इन्होंने कि 9 के दाएं तरफ एक और गोला बनाया और उसमें लिखा 2। तो इसका मतलब हुआ अब हमें क्या करना है, 9 को 2 से गुना करना है। तो 9 दूनी हमारा नीचे गोले में आ गया 18। अब इसी तरीके का आपको भी एक पेड़ बनाना है। तो हम क्या करेंगे, हम जो ऊपर के 2 गोले हैं उनमें पहले यानी कि बाएं गोले में लिखेंगे 2 और दाएं में लिखेंगे 3, जिससे कि जब हम 2 को 3 से गुना करेंगे तो 2 3 6 हमारे तीसरे गोले में आ गया 6। फिर हम 6 को कितने से गुना करें कि हमारा नीचे 18 आ जाए? तो 6 को हम जब 3 से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 18, यानी कि जो नीचे दाएं वाला गोला है इसमें हम लिखेंगे 3। तो इस तरीके से हमने ये पेड़ बना दिया। तुम 24 का गुणनखंड पेड़ कितने तरीकों से बना सकते हो? उनमें से 3 को नीचे बनाओ। अब आपको क्या करना है, 24 के लिए आप कितने तरीके से ऐसे पेड़ बना सकते हो वो आपको बनाने हैं। आप अलग से अपनी कॉपी में या एक रफ नोटबुक में जितना आप बना सकते हो आप वो बनाएंगे, लेकिन उनमें से कोई 3 तरीके आपको यहाँ पर बनाने हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले नीचे हमें दिया है 24। 24 के ऊपर आप देखोगे 2 लाइनें बनी हैं। उन 2 लाइनों के ऊपर आप 2 गोले बना दोगे। फिर जो हमारा बायां गोला है उस बाएं गोले के ऊपर भी इसी तरीके से आपको 2 लाइनें बनाकर और 2 गोले बना देने हैं। फिर बाएं गोले के ऊपर आपको 2 लाइनें खींच के 2 गोले और बनाने हैं। अब हम इन पेड़ पे लिखेंगे संख्याओं को। तो जो सबसे ऊपर की 2 गोले हैं उनमें हम लिखेंगे 2 और 2। तो 2 गुना 2 हो गया 4। तो नीचे के बाएं गोले पे आप लिखोगे 4। अब दाएं गोले में हम कौन सी संख्या लिखेंगे, वहां पर हम लिखेंगे 2। तो जब हमने 4 को 2 से गुना किया तो 4 दूनी 8। अब 8 के सामने जो दायां गोला है उसमें हम कौन सी संख्या लिखेंगे, हम उसमें वो संख्या लिखेंगे कि जो 8 से गुना करने पर हमें मिल जाए 24। तो जब हम 8 को 3 से गुना करेंगे तो हमारी संख्या मिलेगी हमें 24। तो इस तरीके से हमने एक पेड़ बनाया। अब हम दूसरा पेड़ बनाएंगे। तो दूसरे पेड़ में भी हमें ऐसे ही करना है। हमें पहले क्या करना है, 24 के गोले से हमने देखा कि ऊपर 2 लाइनें जा रही हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक गोले में अब देखिए इसको हम यहाँ से नीचे से बनाते हैं। पहले हमने ऊपर से शुरू करा, अब हम इसको कहीं से भी शुरू करके बना सकते हैं। अब जैसे कि हमें पता है हमें 24 बनाना है, तो 24 हमारा कैसे बनेगा, वैसे तो आप जिस तरीके से बनाना चाहते हो, आप जिस गुणा को इस्तेमाल करना चाहते हो, जिस पहाड़े को इस्तेमाल करना चाहते हो आप वो कर सकते हो। मैं आपको लेकिन उदाहरण के लिए बता रही हूँ। जैसे कि मैंने कहा 12 दूनी 24। तो आप क्या करोगे, एक बाएं गोले ऊपर देखो 2 लाइनें जा रही है, एक बाईं तरफ को एक दाईं तरफ को। तो बाएं गोले में आप लिखेंगे 12 और दाएं में लिखेंगे 2। उसके बाद जो हमारा बायां गोला जा रहा है उसके ऊपर फिर आपको 2 लाइनें बनानी है और उन 2 लाइनों पे 2 गोले बनाने हैं। और उन 2 गोलों पर आपको क्या करना है, हमें लिखनी है वो संख्या जिन्हें की गुना करने से हमें मिले 12। तो अगर हम 2 को 6 से गुना करें तो हमें 12 संख्या मिलेगी। तो आप क्या करोगे, बाएं गोले में लिखोगे 2 और दाएं गोले में लिखेंगे 6। तो 2 गुना 6 12।
अब 6 जहां पे आपने लिखा है उसके ऊपर आपको फिर से 2 लाइनें बनानी है। अब आपको बताना है कि 6 संख्या हमें कैसे मिलेगी। तो 3 को अगर हम 2 से गुना करें तो हमें संख्या मिलेगी 6। तो आप क्या करोगे, बाएं गोले में लिखेंगे 3 और दाएं गोले में लिखोगे आप 2। अब इस तरीके से हमने दूसरा पेड़ भी हमारा बना दिया। अब आप तीसरा पेड़ बनाएंगे। तो नीचे संख्या लिखी है 24। 24 के आप क्या करोगे, हम जो हमारे बाएं तरफ को लाइन जा रही है उसके ऊपर एक गोला बनाएंगे और दाएं तरफ को जो लाइन जा रही है उसके ऊपर एक गोला बनाएंगे। अब हमें देखना है कि 24 हमें कैसे मिलेगा। तो पहले हमने देखो 8 को 3 से गुना करा था तब हमें 24 मिला। फिर हमने दूसरे पेड़ में 12 को 2 से गुना करा तो हमें 24 मिला। अब तीसरे पेड़ में हम क्या करेंगे, 6 को 4 से गुना करेंगे तो 6 चौक 24 होता है, आपको पता ही है। तो बाएं गोले में लिखेंगे 6 और दाएं में लिखेंगे 4। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, 6 हमें एक तरफ 6 बनाना है और एक तरफ हमें बनाना है 4। तो हम 6 जो हमने गोला बनाया है उसके ऊपर 2 लाइनें खींचेंगे और उनके ऊपर 2 गोले बना देंगे, जिसमें कि हमें अब 6 बनाना है। तो बाएं गोले में 3 और दाएं गोले में लिखेंगे 2। तो 3 को जब 2 से गुना किया तो बन गया 6। अब जहां पर हमने 4 लिखा है तो उस गोले के ऊपर भी हम 2 लाइनें बनाएंगे, वहां पे 2 गोले बना देंगे। फिर हमें बनानी है संख्या 4। तो दोनों गोले में आप लिखेंगे 2 और 2, क्योंकि 2 गुना 2 4। अब इस तरीके से हमने अपने तीनों पेड़ बना दिए। आप दूसरे तरीके से बनाना चाहते हो तो वह भी आप बना सकते हो। यहाँ पे लिखा है दूसरी संख्याओं के लिए भी गुणनखंड पेड़ बनाने की कोशिश करो। जैसे यहाँ पे तो आपको 24 संख्या दी है, तो आप किसी और संख्या जैसे कि 30 ले सकते हो, 25 ले सकते हो, 15 ले सकते हो। आपको जो भी आपकी मर्जी हो उस संख्या के लिए आप गुणनखंड का पेड़ बनाएं। अब आगे है पार्क का रास्ता। तो नंबर 1, अन्नू के घर में एक पार्क है। उस पार्क के बीच में एक रास्ता है। उन्होंने रास्ते को 2 फीट, 3 फीट और 5 फीट की टाइलों से टाइल करने का फैसला किया। मिस्त्री ने पहली पंक्ति को 2 फीट की टाइल से, दूसरी पंक्ति को 3 फीट की टाइल से और तीसरी पंक्ति को 5 फीट की टाइल से टाइल किया। मिस्त्री ने किसी भी टाइल को नहीं काटा। रास्ते की लंबाई कम से कम कितनी है? तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये सवाल समझना होगा कि अन्नू के घर में एक पार्क है, उस पार्क के बीच में एक रास्ता है। अब उसको क्या करना है, उस रास्ते को आपने देखा होगा जब आप पार्क वगैरह में जाते हो तो वहां पे जहां पे कि फुटपाथ होता है, जहां पे चलते हैं वहां पे टाइल्स लगी होती है ताकि वो रास्ता अच्छा सा लगे। तो इसीलिए उन्होंने क्या करा, टाइल्स लगा रहे हैं वहां पे। और टाइल्स का जो आकार है वो एक 2 फुट की है, एक 3 फीट की है और एक 5 फीट की है। अब मिस्त्री ने जब ये टाइलों का इस्तेमाल किया तो उसने काटा भी नहीं है। तो अब आपको पता लगाना है कि रास्ते की लंबाई कम से कम कितनी होगी। तो देखो, इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमें जो टाइल के साइज दिया है, जो आकार दिया है 2, 3 और 5, इसका आप क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। इसका यानी कि आप गुणनखंड निकालेंगे। तो जब हमने देखा कि आपको पता है कि जब हम किसी 2 या 3 संख्याओं का मतलब 2 या 2 से अधिक संख्याओं का निकालते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, अगर संख्याएं एक दूसरे मतलब एक ही, जैसे कि हमने देखा 2, 3 और 5, तो जो 2 है वो 3 और 5 से भाग नहीं हो सकती। फिर जो 3 संख्या है वो 2 और 5 से भाग नहीं हो सकती, और जो 5 संख्या है वो 2 और 3 से भाग नहीं हो सकती। तो इसलिए इसका जो एलसीएम है वो कैसे निकलेगा, 2 गुना 3 गुना 5। तो जब हमने इन तीनों को गुणा किया तो हमारी संख्या आई 30। और इसका हम ये भी कह सकते हैं कि इन तीनों का जो सबसे छोटा साझा गुणनखंड है वो हमारा 30 है। तो इसका मतलब सबसे कम जो लंबाई है वो 30 ही होगी। हम इस सवाल में तीनों संख्याओं का सबसे छोटा साझा गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड का मतलब
जिस संख्या से कि भाग हो सकती है। और ये तीनों ही संख्याएं बिल्कुल अलग अलग हैं, जो कि अपने आप में ही अपने आप से ही भाग होती हैं। तो इसलिए जब हमने इन तीनों को भाग किया तो हमें पता चला कि रास्ते की कम से कम लंबाई जो है वो 30 होगी। अब है दूसरा सवाल। मनोज ने एक नया घर बनाया है। वह फर्श पर टाइल बिछाना चाहता है। कमरे का आकार 9 फीट गुना 12 फीट है। बाजार में 3 तरह की चौकोर टाइलें हैं, 1 फुट गुना 1 फुट, 2 फुट गुना 2 फुट और 3 फुट गुना 3 फुट। उसे कौन से आकार की टाइल खरीदनी चाहिए ताकि वह बिना काटे उन्हें बिछा सके। अब देखो, कमरे का जो आकार है वो हमें दिया है 9 फीट गुना 12 फीट। अब जब वो बाजार टाइल लेने गया तो उसे वहां पे 3 तरह की टाइलें मिली, 1 फुट गुना 1 फुट, 2 फुट गुना 2 फुट और 3 फुट गुना 3 फुट। अब उसे कमरे के लिए ऐसी टाइल चुननी है कि जब वो उन्हें लगाए तो उसको काटनी ना पड़े। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? उसको देखना पड़ेगा कि जब वह टाइल जो चुने तो वो लंबाई और चौड़ाई दोनों का गुणनखंड हो, यानी कि जो टाइल का आकार हो वो ऐसा होना चाहिए जो कमरे की लंबाई और चौड़ाई है वो उससे दोनों भाग हो जाए। तो जब हमने देखा कि जो 1 फुट गुना 1 फुट की जो टाइल है वो 9 फीट का भी गुणनखंड है और 12 फीट का भी गुणनखंड है, तो इसका मतलब एक तो वो ये वाली टाइल लगा सकता है। दूसरा हमने देखा कि 2 फुट गुना 2 फुट की टाइल है, तो जब हम 2 को 9 से भाग करते हैं तो 9 हमारा 2 से भाग नहीं होगा, यानी कि 2 हमारा 9 का गुणनखंड नहीं है, लेकिन 12 का गुणनखंड है। पर 1 का तो गुणनखंड नहीं है, तो इसका मतलब जो 2 फुट वाली टाइल है वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। फिर हमारी तीसरी टाइल है 3 फुट गुना 3 फुट की, और जो 3 है वो 9 और 12 दोनों का ही गुणनखंड है। तो इस तरीके से हमें पता चला कि जो मनोज है वो 1 गुना 1 फुट और 3 गुना 3 फुट दोनों में से कोई सी भी टाइल का प्रयोग कर सकता है। अगर वो इन टाइलों का प्रयोग करेगा तो उसे काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब है हमारा आखिरी सवाल। रानी, नसीमा और गीता एक दूसरे के पास रहती हैं। उनके घर से सड़क की दूरी 90 फुट है। उन्होंने घर से सड़क तक टाइल करने का फैसला लिया। उन सब ने अलग अलग डिजाइन और लंबाई की टाइलें खरीदी। रानी ने सबसे छोटी टाइल खरीदी, गीता ने बीच के आकार की टाइल खरीदी और नसीमा ने सबसे लंबी टाइल खरीदी। अगर वे बिना किसी टाइल को काटे रास्ते को टाइल कर सकती हैं, तो तीनों ने किस आकार की टाइल खरीदी? 3 अलग अलग तरीके बताओ, समझाओ कि तुम्हें यह उत्तर कैसे मिलता है। अब यहाँ पे देखो, सवाल तो आप समझ ही गए होंगे। यहाँ पे देखो इनके घर दिए हैं और तीनों का रास्ता जो है सड़क से लेके घर का जो रास्ता है वो 90 फुट का है। अब उन्हें क्या करना है? इन तीनों रास्तों पर टाइल लगानी है, जिसमें कि रानी ने सबसे छोटी टाइल ली है और गीता ने बीच के आकार की और नसीमा ने सबसे लंबी टाइल ली है। अब उन्होंने ऐसी टाइल लेनी है जिसे कि वो बिना काटे लगा सके। तो अब क्या करेंगे इसे हम? तो सबसे पहले हम देखना है कि टाइल का आकार 90 का गुणनखंड हो। क्यों? क्योंकि सड़क की लंबाई हमें 90 फुट दी हुई है, तो हमें क्या करना है? 90 के गुणनखंड निकालने होंगे। तो 90 के गुणनखंड हमारे होते हैं 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 30, 45 और 90। तो गुणनखंड का मतलब मैंने आपको बताया था, ये सारी वो संख्याएं जो मैंने भी आपको बताई हैं, जो कि 90 इन सारी संख्याओं से जो है 90 को हम भाग कर सकते हैं। तो ये सारी संख्या 90 के गुणनखंड हो गए। तो इसका मतलब हुआ 90 हमें किस तरीके से मिल सकता है? 1 गुना 90
हमें 90 मिलेगा, तो यानी कि 1 90 का गुणनखंड हुआ। फिर 2 गुना 45 भी 90 होता है, तो इसका मतलब 2 और 45 भी 90 के गुणनखंड है। फिर 3 गुना 30 भी 90 बनता है, तो इसका मतलब 3 और 30 भी 90 के गुणनखंड है। फिर 5 गुना 18 भी जो है 90 बनते हैं, तो इसका मतलब 5 और 18 भी 90 के गुणनखंड है। फिर जब हम 6 को 15 से गुना करते हैं तो भी 90 मिलता है, तो इसका मतलब 6 और 15 भी 90 के गुणनखंड है। और फिर जब हम 9 को 10 से गुना करते हैं तो भी 90 संख्या मिलती है, तो इसका मतलब 9 और 10 भी 90 के गुणनखंड है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 30, 45 और 90, ये सारी संख्याएं 90 के गुणनखंड हैं। तो इसका मतलब टाइल्स का आकार जो है वो 1 गुना 1 फुट का भी हो सकता है, 2 फुट गुना 2 फुट का भी हो सकता है, 3 फुट गुना 3 फुट का भी हो सकता है, 5 गुना 5 फुट का भी हो सकता है और 6 गुना 6 फुट का भी हो सकता है। तो इन टाइल्सों को अगर वो लेते हैं तो उन्हें टाइल्स काटनी नहीं पड़ेगी। अब अगर कहा जाए कि अगर मान लीजिए उन्होंने 1 गुना 1, 2 गुना 2 और 3 गुना 3 की टाइल्स ली, तो इसमें सबसे छोटी टाइल्स का आकार है 1 गुना 1 फुट की, तो इसका मतलब रानी ने 1 गुना 1 फुट की करी होगी। अब कहा है कि गीता बीच के साइज की करती है, तो वह 2 गुना 2 फुट की इस्तेमाल करेगी। और कहा है नसीमा सबसे लंबी लेती है, तो वो 3 गुना 3 फुट की लेगी। तो ये मैंने आपको उदाहरण दिया है, बाकी ये मैंने बताया है कि टाइल्स इस आकार की हो सकती हैं, क्योंकि इसमें जो है ये सारे 90 के गुणनखंड हैं और इन टाइलों को लगाते वक्त उन्हें काटना नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे हमारा ये पाठ पूरा होता है, तो इसको अच्छे से दोहराइए और समझिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगली कक्षा में।